न्यूज़ इन फोकस में आपका स्वागत है। आज हमारा विषय है 2047 में विकसित भारत, एक मिथक या वास्तविकता। आज हम जानेंगे यह विषय चर्चा में क्यों है, क्या है विकसित और विकासशील देश की परिभाषा, भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति क्या है, भारत ने आज़ादी के 75 वर्षों में क्या क्या उपलब्धियां हासिल की है, भारत के विकसित बनने में क्या क्या बाधाएं हैं और साथ ही यह भी जानेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या संभावनाएं हैं। इन सभी मुद्दों पर चर्चा के साथ यह भी जानेंगे कि विकसित बनने के लिए भारत को किन किन क्षेत्रों में कार्य करना होगा। आइए सबसे पहले जानते हैं यह विषय चर्चा में क्यों है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले दिनों देश की राजधानी नई दिल्ली के न्यू कन्वेंशन सेंटर में आयोजित नीति आयोग की संचालन परिषद की 8वीं बैठक में नागरिकों से विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में काम करने के लिए कहा। गौरतलब है कि वर्ष 2022 में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से 2047 में विकसित भारत के संकल्प की घोषणा की थी। भारत फिलहाल आर्थिक तौर पे सबसे तेजी से उभरता हुआ विकासशील देश है। उल्लेखनीय है कि स्वतंत्रता के 75 वर्ष पार कर अमृत काल में आगाज करने वाला हिंदुस्तान आज एक परिपक्व लोकतंत्र, महत्वाकांक्षी अर्थव्यवस्था और जवान गणतंत्र के रूप में दुनिया के सामने खड़ा है। आइए अब जानते हैं क्या है विकसित और विकासशील देश की परिभाषा। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए अमृत काल यानी अगला 25 साल बेहद महत्वपूर्ण है। भारत दुनिया की 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने पर हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले साल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का आह्वान किया था। किसी भी राष्ट्र को विकसित देश तभी माना जाता है जब उसकी प्रति व्यक्ति आय अधिक हो, सकल घरेलू उत्पाद का स्तर ऊपर हो, उच्च तकनीकी विकास हो, लोगों का जीवन स्तर अच्छा हो, शिक्षा स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में उन्नत हो, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही कम हो। इनके अलावा उस देश में गरीबी और बेरोजगारी का स्तर भी कम होना चाहिए। यानी एक ऐसा देश जो अपने दम पर अपनी सारी जरूरतों को पूरा कर सके उसे विकसित देश माना जाता है। ऐसे देशों को विकासशील देश माना जाता है जहां भौतिक सुखों का स्तर निम्न होता है। ऐसे देशों में गरीबी और बेरोजगारी अधिक होती है, लोगों का जीवन स्तर अच्छा नहीं होता है, शिक्षा स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में पिछड़ा हुआ होता है, प्रति व्यक्ति आय और सकल घरेलू उत्पाद कम होता है। इनके अलावा विकासशील देशों में असमान आय वितरण, उच्च मृत्यु दर और उच्च जन्म दर, उच्च शिशु मृत्यु दर जैसी परेशानियां भी होती है। चलिए अब समझते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति को। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर यानी अमृत काल में भारतीय अर्थव्यवस्था ने ऊंची छलांग लगाई है। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। 2021-22 में 83.57 अरब डॉलर का FDI प्राप्त हुआ है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्षेत्र में सबसे अधिक FDI प्राप्त हुआ है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार भी मजबूत स्तर पर दिखाई दे रहा है, जो कि दुनिया में चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार है। दुनिया के ढहते शेयरों के बीच 30 अगस्त 2022 को सेंसेक्स 59,357 अंकों की ऊंचाई पर दिखाई दिया। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का उत्पाद निर्यात करीब 419 अरब डॉलर और सेवा निर्यात करीब 249 अरब डॉलर के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंचना इस बात का संकेत है कि अब भारत निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था की डगर पर आगे बढ़ रहा है। भारत की पहचान एक उद्यमी समाज के रूप में बन रही है। इस समय भारत नव उद्यमों और यूनिकॉर्न्स का दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा ठिकाना बन गया है। यूनिकॉर्न 1 अरब डॉलर मूल्यांकन वाले उपक्रम होते हैं। देश कृषि क्षेत्र में भी आगे बढ़ा है। वर्ष 2021-22 के चौथे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन 31.57 करोड़ टन होगा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 49.8 लाख टन अधिक है। देश की अर्थव्यवस्था तेजी से डिजिटल होती गई है। इस समय भारत डिजिटल तकनीक के कारण कृत्रिम मेधा, ड्रोन, रोबोटिक्स, ग्रीन एनर्जी, चौथी औद्योगिक क्रांति और डिजिटल पेमेंट की डगर पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। दुनिया के 40% ऑनलाइन पेमेंट भारत में हो रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड का अनुमान है कि भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है। इसे दूसरे तरीके से देखें तो 2030 तक 1 अरब से अधिक भारतीय 15 से 64 वर्ष के कामकाजी आयु वर्ग में होंगे। यह भारत के मानव पूंजी का सबसे बड़ा केंद्र बना रहा है। भारत के जनसांख्यिकी लाभांश से जुड़े कुछ बिंदुओं पर नजर डालते हैं। भारत में 100 से अधिक यूनिकॉर्न और 80,000 से अधिक स्टार्टअप हैं। ये स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और वित्तीय सेवा जैसे मुख्य क्षेत्रों में नवाचार कर रहे हैं।
भारत में एसटीएम स्नातकों की सबसे अधिक संख्या है। 47% एसटीएम महिला स्नातक है, जो विश्व में सबसे ज़्यादा है। अगर भारत 2047 में वहां पहुंच भी जाता है तब तक काफ़ी देर हो चुकी होगी। मानव विकास के मामले में भारत अभी मध्य श्रेणी में है, जिसे बहुआयामी गरीबी कहा जाता है। उसे खत्म करने में अभी भी देश पीछे ही है। इसके अलावा सरकार ने यह नहीं बताया है कि विकसित देश की उसकी परिभाषा क्या है, और इसकी ऐसी कोई अंतर्राष्ट्रीय कसौटी भी नहीं है। वैसे विकास दर्शाने वाले कई संकेतक मौजूद हैं, जैसे लोगों की आय का स्तर, स्वास्थ्य एवं शिक्षा के मानदंड, जीवन की गुणवत्ता, रोजगार के अवसर, गरीबी और असमानता के स्तर, तकनीकी विकास इत्यादि। इसलिए शुरुआती मान्यता स्पष्ट है कि ऐसे संकेतकों के जरूरी स्तर हासिल करने से भारत अभी काफी पीछे है। इसलिए अगले 25 साल के लिए लक्ष्य महत्वाकांक्षी है, लेकिन महत्वाकांक्षाओं के बिना जीना भी कोई जीना है। आइए अब आज़ादी के बाद के 75 वर्षों में भारत की उपलब्धियों को जानते हैं। 1950-51 में भारत की जीडीपी 2.79 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2021-22 में अनुमानित रूप से 147.36 लाख करोड़ रुपए हो गई है। भारत की अर्थव्यवस्था वर्तमान में $3.17 ट्रिलियन पर है, जिसकी 2022 में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद है। भारत की प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय 1950-51 में 12,493 रुपये थी। 2021-22 में यह बढ़कर 91,481 रुपये हो गया है। 1947-48 में जहां सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां 171.15 करोड़ रुपए थी, वह अब 2021-22 में बढ़कर 20,78,936 करोड़ रुपए हो गई है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 1950-51 में 911 करोड़ रुपए से बढ़कर 2022 में 45,42,615 करोड़ रुपए हो गया है। इन आंकड़ों के आधार पर अब भारत के पास दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार है। भारत का खाद्यान्न उत्पादन, जो 1950-51 में 50.8 मिलियन टन था, वह बढ़कर अब 316.06 मिलियन टन हो गया है। देश में साक्षरता दर भी बढ़ा है। 1951 में यह 18.3% था, जो अब बढ़कर 78% हो गया है। महिलाओं में भी साक्षरता दर 8.9% से बढ़कर 70% से अधिक हो गया है। आइए अब जानते हैं भारत के विकसित बनने में क्या क्या बाधाएं हैं। एक सर्वेक्षण के मुताबिक हमारे देश के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी की आय विश्व के 19 देशों से अधिक है। वहीं तस्वीर का दूसरा पहलू ये है कि देश की 30 से 35% आबादी गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर कर रही है। वहीं 30% आबादी कुपोषण से पीड़ित है और 35% लोग अभी तक निरक्षर हैं। क्या इस स्थिति को देश का संपूर्ण विकास कहा जा सकता है? दरअसल संपूर्ण विकास का अर्थ बहुत व्यापक है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, जीडीपी वृद्धि, मानव विकास सूचकांक, क्रय शक्ति वृद्धि, शेयर बाजार में उछाल इत्यादि मात्र एक पक्ष को दर्शाते हैं। लेकिन फिर भी कई लोगों की नज़र में जीडीपी वृद्धि और मानव सूचकांक काफ़ी हद तक एक इकाई के रूप में देश के विकास को तुलनात्मक रूप से प्रस्तुत करने वाले बेहतर पैमाने हैं। देश की प्रगति के ये आंकड़े भले ही अपने आप में कितने प्रभावशाली दिखें, एक विकसित राष्ट्र का टैग मिलने की आकांक्षा को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। विकसित देशों में आबादी के एक बड़े हिस्से के पास गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और परिवहन जैसी बुनियादी आवश्यकताओं की पहुंच है। उन देशों में समृद्धि स्पष्ट रूप से नजर आती है, जिसके प्रतीक बड़ी कारों और उच्च आवासीय और वाणिज्यिक टावरों के अलावा मजबूत पर्यावरण संरक्षण और नागरिक मानदंडों का पालन भी है। इसके ठीक विपरीत हमारे गांवों में लाखों लोग अब भी भूखे सोते हैं और स्कूलों, अस्पतालों, सड़कों जैसी तमाम बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। शहरों की स्थिति भी बेहतर नहीं है, जहां कचरे के पहाड़ खड़े रहते हैं तो अपर्याप्त पाइप्ड सीवरेज नेटवर्क के अलावा पानी और बिजली की कमी का संकट भी आए दिन रहता है। भारत विश्व की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वैश्विक मंदी की चुनौतियों के बीच पिछले वित्त वर्ष 2021-22 में भारत ने 83.57 अरब डॉलर का रिकॉर्ड एफडीआई प्राप्त किया था। भारत का उत्पाद एवं सेवा निर्यात करीब 668 अरब डॉलर के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंचना इस बात का संकेत है कि अब भारत निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था की डगर पर बढ़ रहा है। चलिए अब समझते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या क्या संभावनाएं हैं। आने वाले वर्षों में रोजगार योग्य जनसंख्या में महिलाओं की श्रम शक्ति भागीदारी दर में सुधार होना तय है। बैंक खाता रखने वाली महिलाओं की संख्या जहां 2015-16 में 53% थी, वह 2019-21 में 79% हो गई है। महिलाओं में यौन संबंधों के बारे में जागरूकता आई है। गर्भ निरोधकों के प्रति सचेत होने का अर्थ है कि महिलाओं की श्रम भागीदारी बढ़ सकती है।
शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और परिवार नियोजन सेवाओं तक अधिक पहुंच के कारण देश में शादी की उम्र में देरी और प्रजनन क्षमता में गिरावट आई है। भारत ने अब 2.1 के प्रतिस्थापन स्तर से नीचे 2.0 की कुल प्रजनन दर प्राप्त कर ली है। इसका अर्थ है कि जनसंख्या विस्फोट अतीत की बात हो गई है। भारत एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने के अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रहा है। डिजिटल उपयोगकर्ताओं की बढ़ती संख्या के साथ भारत में पूंजी निवेश की संभावना बढ़ रही है। इसके साथ ही भारत दुनिया का स्टार्टअप कैपिटल भी बन सकता है। युवा जनसंख्या होने का लाभ यही है कि नीतियों को समयानुकूल रहकर हम लचीलेपन के साथ निरंतर विकास की ओर बढ़ सकते हैं। चलिए अब समझते हैं विकसित बनने के लिए भारत को किन किन क्षेत्रों में काम करना होगा। विकसित देशों में प्रायः सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में औद्योगिक और सेवा क्षेत्र का दखल रहता है। भारत में सेवा क्षेत्र का दबदबा है, लेकिन इसका बड़ा हिस्सा जहां से आता है उसे अर्थव्यवस्था का आधुनिक भाग नहीं कहा जा सकता है। किसी भी देश की आर्थिक सेहत कैसी है इसका पता ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी से लगाया जाता है। इस समय देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 2021 में अमेरिका की जीडीपी करीब 23 ट्रिलियन डॉलर थी। दूसरे नंबर पर चीन है जिसकी जीडीपी लगभग 18 ट्रिलियन डॉलर है। सबसे ज्यादा जीडीपी के मामले में भारत अभी दुनिया में 7वें नंबर पर है। वर्ल्ड बैंक के आंकड़े बताते हैं कि 2021 में भारत की जीडीपी 3.17 ट्रिलियन डॉलर रही थी, यानी अभी अमेरिका और भारत की जीडीपी में लगभग 20 ट्रिलियन डॉलर का अंतर है। विकसित देश होने का एक पैमाना प्रति व्यक्ति आय भी है। इससे पता चलता है कि किसी देश में एक व्यक्ति साल भर में औसतन कितना कमाता है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय बरमूडा की थी, जहां हर व्यक्ति सालाना औसतन 1.16 लाख डॉलर कमाता है। अमेरिका में प्रति व्यक्ति आय 70,430 डॉलर है, जबकि चीन की प्रति व्यक्ति आय 2021 में 11,890 डॉलर रही थी। वहीं भारत की प्रति व्यक्ति आय कई देशों से काफ़ी कम है। 2021 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 2,170 डॉलर थी। इसी साल फरवरी में पेश हुए आर्थिक सर्वे में बताया गया था कि 2021-22 में हर भारतीय की सालाना औसतन कमाई 1.50 लाख रुपए से ज़्यादा है। कोई देश विकसित तब होता है जब वहाँ के लोगों को बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो, वहाँ के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा, बेहतर शिक्षा और अच्छा रहन सहन मिले। इसे आंकने के लिए संयुक्त राष्ट्र ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंकिंग जारी करता है। कोई भी देश कितना विकसित है इसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से भी मापा जाता है। इस इंडेक्स में देशों को 0 से 1 के स्केल पर मापा जाता है। जितना ज़्यादा स्कोर होता है वहाँ अच्छी स्वास्थ्य सुविधा, बेहतर शिक्षा और लोगों का रहन सहन उतना अच्छा माना जाता है। 2019 में इस इंडेक्स में 189 देशों में भारत की रैंकिंग 131वें नंबर पर थी। 2019 में भारत का स्कोर 0.645 रहा था। उस समय इस इंडेक्स में सबसे ऊपर नॉर्वे रहा था, वहीं अमेरिका 70वें और चीन 85वें स्थान पर था। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO की एक रिपोर्ट बताती है कि विकसित और विकासशील देशों में सबसे बड़ा अंतर वहाँ की गरीबी है। वर्ल्ड बैंकों ने गरीबी रेखा की परिभाषा तय की है। इसके मुताबिक हर दिन कोई व्यक्ति 2.15 डॉलर यानी 170 रुपए के आसपास से कम कमा रहा है तो वह बेहद गरीब माना जाएगा। इन सभी मुद्दों पर विस्तृत चर्चा के बाद चलिए अब जानते हैं आगे की राह क्या हो सकती है। कहा जाता है कि किसी भी देश का युवा होना निश्चित ही उसके वर्तमान और भविष्य की संभावनाओं को हमेशा मजबूत करता है। आर्थिक विकास के साथ साथ मानव विकास के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की जरूरत है। यह आय और लैंगिक असमानता को ठीक करने वाला होना चाहिए। साथ ही गुणवत्तापूर्ण सामाजिक और बुनियादी सेवाओं तक पहुंच बननी चाहिए। पर्यावरण की चुनौतियों को संबोधित किया जाना चाहिए। कुल मिलाकर मानव विकास और रोजगार सृजन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। 10 से 24 आयु वर्ग की 26% आबादी के साथ शहरी और ग्रामीण भारत में किशोरों और युवाओं का कल्याण प्रमुख प्राथमिकता होनी चाहिए। हमें विकसित देश बनने के लिए 4 सबसे अहम बातों पर ध्यान देना होगा। पहली बात, नई पीढ़ी को नए कौशल से सुसज्जित करें। दूसरी बात, शोध अनुसंधान एवं नवाचार पर अधिक ध्यान दें। तीसरी, दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बने। चौथी, कृषि क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बने। भारत को विकसित बनाने में देश की नई पीढ़ी की अहम भूमिका होगी। अगले वर्ष तक भारत दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। देश में श्रम योग्य आयु वाली आबादी का बढ़ना 2045 तक जारी रहेगा। इसमें भारत चीन को पीछे छोड़ देगा। इन सब के साथ आगामी 25 वर्षों में विकसित देश बनने के लिए कई और बातों पर भी ध्यान देना होगा, जैसे देश के बुनियादी ढांचे को और अधिक मजबूत बनाना होगा, कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ानी होगी। इसी तरह शिशु मृत्यु दर में कमी लानी होगी। शिक्षा के उन्नयन और कौशल युक्त उच्च शिक्षा में छात्रों का प्रवाह बढ़ाना होगा। स्वरोजगार के लिए अधिक प्रयास जरूरी होंगे।
इन उपायों को अमल में लाकर हम 2047 में आज़ादी के 100 वर्षों के पूरा करने के अवसर पर आर्थिक शक्ति और विकसित भारत बनने के सपने को साकार कर सकेंगे। धन्यवाद।